अम्मा, मैंने शहर में एक नौकरी पकड़ ली है। कंपनी वाले मुझे रहने को वहीं एक फ्लैट भी दे रहे हैं। 22 वर्षीय किशोर ने अपनी माँ कल्याणी को थोड़ा रौब भरी आवाज में कहा। तो पास ही बैठे अखबार पढ़ते बाबूजी बोले, गांव में जो इतनी बड़ी खेती बाड़ी है, घर में 4-4 ट्रैक्टर हैं, इन्हें कौन संभालेगा? घर का तू ही इकलौता वारिस है। हमसे दूर शहर चला जाएगा तो हमारे बुढ़ापे में हमारा ख्याल कौन रखेगा? किशोर थोड़ा मुंह बनाते हुए बोला, देखो बाबूजी, तुमने तो गांव में जिंदगी बिता ली, कम से कम मुझे तो शहर की जिंदगी बिता लेने दो। किशोर ने किसी की एक न सुनी और एक बैग में अपने कुछ जरूरत के कपड़े रखे और गुड़गांव शहर आ गया। अभी उसे गुड़गांव आए कुछ ही दिन हुए थे। कंपनी में खूबसूरत 20 वर्ष की लड़की पिंकी के पास किशोर बैठा कॉफी पीते हुए बातें बताने लगा। कंपनी की तरफ से मुझे रहने को फ्लैट मिला है। मैं चाहता हूँ मुझे शहर में ही कोई लड़की मिल जाए जो मेरे जीवन साथी बन सके। वैसे तुम्हारे घर में कौन कौन है? पिंकी ने कॉफी पीते हुए कहा। एक गहरी सांस ली, फिर किशोर को बताया, मुझे कंपनी में काम करते हुए अभी 6 महीने हो चुके हैं। घर में हम 2 बहनें हैं, मैं छोटी हूँ। बड़ी बहन की शादी हो चुकी है। अब मम्मी पापा मेरे लिए लड़का तलाश कर रहे हैं। तब किशोर ने खुशी जताते हुए कहा, मैं भी अभी कंवारा हूँ, अगर तुम चाहो तो मुझसे विवाह कर सकती हो। फिर कुछ सोच विचार कर किशोर कहने लगा, मैं अनाथ हूँ, आश्रम में पढ़ लिख कर बड़ा हुआ हूँ और फिर यहाँ नौकरी के लिए आवेदन दे दिया। किशोर ने गांव के बारे में अपनी अम्मा और बाबूजी का कोई जिक्र न किया। वह शहर की जिंदगी जीना चाहता था, रोज गांव जाना और आने के झंझट से छुटकारा पाना चाहता था। किशोर और पिंकी का मिलना जुलना बढ़ता चला गया। किशोर महीने की सैलरी दिन प्रतिदिन पिंकी पर खर्च करता, कभी उसे गिफ्ट्स देता तो कभी उसके परिवार के लिए गिफ्ट्स ले जाता। पिंकी के परिवार वालों ने किशोर को पसंद कर लिया और उन दोनों की कोर्ट मैरिज भी करवा दी। किशोर अब पिंकी को अपने कंपनी के फ्लैट में ले गया। ऐसे ही दिन हंसी खुशी बीतने लगे। किशोर का नया मोबाइल और नई सिम के कारण गांव में बैठी अम्मा जब भी कॉल करती तो किशोर का कॉल ना लगता। एक दिन अम्मा ने रोते हुए किशोर के बाबूजी से कहा, सुनो जी, मेरा जी घबरा रहा है। किशोर को घर से गए हुए लगभग 3 बरस हो गए हैं। उसका कॉल भी नहीं लगता, कहीं वह कोई मुसीबत में ना हो। चलो गुड़गांव चलते हैं, कहीं ना कहीं तो वो हमें मिल ही जाएगा। बाबूजी गंभीर स्वर में बोले, मैं उसे बचपन से ही जानता हूँ, 1 नंबर का नालायक है। अरे पगली, इतने बड़े गुड़गांव शहर में हम उसे कहाँ ढूंढेंगे? लेकिन अपनी पत्नी कल्याणी की आंखों का बहता पानी देखकर कलेजा फटा जा रहा था उनका, और अपनी पत्नी की बातें सुनकर कहने लगे, ठीक है, तुम कहती हो तो हम कल ही गुड़गांव चलते हैं, खोज ही लेंगे अपने बेटे किशोर को। पिंकी कहाँ हो? किशोर ने गली के बाहर से पिंकी को आवाज लगाई तो कंधे पर 2 वर्ष के बेटे पप्पू को उठाए बालकनी से नीचे पिंकी झांकने लगी। तब किशोर ने कहा, फ्लैट का ताला लगाकर तुरंत नीचे आ जाओ, तुम्हें कुछ दिखाना है। पिंकी फ्लैट का ताला लगाकर पप्पू को साथ लिए नीचे गली में आ पहुंची। किशोर पास के ही एक फ्लैट पर पिंकी को ले गया और बताने लगा, हम दोनों ने नौकरी करके 3 सालों में जो थोड़े बहुत रुपए बचत किए थे, मैंने आज ही उन रुपयों से एक नया फ्लैट किस्तों पे ले लिया है। कंपनी की तरफ से जो फ्लैट हमें मिला हुआ है, हम उसी में रहेंगे और इस फ्लैट में किराएदार रखेंगे। इस फ्लैट का जो किराया आएगा उसी से फ्लैट की किस्त भी भरते रहेंगे। कुछ सालों में यह फ्लैट फिर अपना हो जाएगा। तुम कल से ही यहाँ किराएदार रख लो। मैं तो कल कंपनी चला जाऊंगा, मुझे समय ना होगा। किशोर अपनी पत्नी पिंकी को फ्लैट दिखाकर वापस अपनी कंपनी वाले फ्लैट में आ पहुंचा। अगले दिन किशोर ने कंपनी जाने के बाद पिंकी ने किराएदार की खोज में गली के बाहर खड़ी चौड़ाई पर नजरें बिछाए आते जाते लोगों को देख रही थी। पिंकी की सहेली सोनिया अचानक मिली और गले मिलते ही बोली, पिंकी तू कैसी है और तेरे पति अच्छे हैं? तब पिंकी बोली, मैं तो ठीक हूँ, अब हमने नया फ्लैट ले लिया है, उसमें किराएदार रखना चाहती हूँ ताकि 2 पैसे और कमा सकूँ। तब सोनिया बताने लगी, मैं अपने पति के साथ रामनगर से गुड़गांव लौट रही थी। आज सुबह नई दिल्ली स्टेशन उतरी तो वहाँ 2 बुजुर्ग ऑटो वाले से पूछ रहे थे, हमें यहाँ कोई कमरा रहने को किराए पर मिल सकता है? मगर ऑटो वाले उनकी बातों पर हंसने लगता है।
कहने लगा, हमें सुबह से सवारी नहीं मिली, तुम्हारे लिए कमरे की व्यवस्था कैसे करूं? न जान न पहचान। तब मैं दौड़कर ऑटो वाले के पास पहुंची और उसे झाड़ते हुए बोली, कम से कम उम्र का तो लिहाज किया होता। किसी ने सच ही कहा है, ऑटो वाले बड़े बदतमीज होते हैं। और उन बुजुर्ग बूढ़े बुढ़ी को मैं अपने साथ घर ले आई। सुबह से उनके लिए मैं किराए का कमरा ही ढूंढ रही हूँ। चलो अच्छा हुआ, पिंकी तुम्हारा फ्लैट खाली है। पिंकी ने अपने पर्स से नए फ्लैट की चाबी अपनी सहेली सोनिया को दे दी और कहा, तुम अभी उन किराएदारों को हमारे नए फ्लैट में शिफ्ट कर दो। पिंकी घर जाकर आराम से बिस्तर पर लेट गई। फिर सोचने लगी, किशोर को वीडियो कॉल करके सूचना दे देती हूँ कि किराएदार मिल गए हैं। फिर सोचने लगी, अभी कंपनी में काम कर रहे होंगे। जब मैं जॉब करती थी तो वहाँ का बॉस कॉल करने और सुनने में आंखें फाड़ फाड़ कर देखता रहता था। ठीक किया किशोर ने, जब मेरी कोख में पप्पू था तभी नौकरी से मेरा इस्तीफा मांग लिया। तब से घर ही संभाल रही हूँ। 2 घंटे बाद फ्लैट जाकर उनसे किराया मांग लूंगी। पिंकी ने कॉल करके अपनी बहन और माँ को बताया, हमने नया फ्लैट ले लिया है। इसी संडे को घर में हवन करवा रही हूँ, तुम सबको जरूर आना है। पिंकी ने देखा दोपहर हो चुकी थी। अब मैं नए किराएदारों से मिलकर आती हूँ। नया फ्लैट भी ज्यादा दूर न था, 70 मीटर की दूरी पर ही आकर पिंकी रुकी। अपने नए फ्लैट में गई तो देखा कि एक बूढ़ी औरत झाड़ू लगा रही थी, वही एक बुजुर्ग बालकनी के पास बैठे थे। तब पिंकी बोली, शहरों में 4000 का छोटे से छोटा कमरा किराए पर मिलता है, बिजली का बिल अलग से देना होगा, गुसल खाना और रसोई घर भी है। सब मिलाकर आप लोग मुझे 5000 रुपए हर महीना दे दीजिएगा। और हाँ, रुपए पहले ही चाहिए। तब बुढ़िया ने कहा, अभी तो हमारे पास केवल 2000 रुपए ही हैं। कल शाम तक आपके रुपयों का इंतजाम जरूर कर देंगे बेटी। ठीक है बेटी, कहने की जरूरत नहीं है। किराएदार हो, किराएदार ही बनकर रहो। पिंकी ने थोड़ा रौब भरी आवाज में कहा, कल शाम को आऊंगी और किराए के रुपए लेकर जाऊंगी। लेकिन एक बात और है, रविवार के दिन हमारे घर के लोग आएंगे, तब तक के लिए यह फ्लैट खाली कर देना। तब बुढ़िया बोली, फिर तब तक हम कहाँ रहेंगे? तब पिंकी बोली, मैं क्या जानूं, मैं इस फ्लैट की मालकिन हूँ, मैं जब चाहे फ्लैट खाली करवा सकती हूँ। सिर्फ रविवार की ही बात है, पास में पार्क है, वही दिन बिता लेना। इतना कहकर पिंकी चली गई। वो बूढ़ी अम्मा साफ सफाई करके अपने पति से बोली, तुम ऐसा करो, गांव चले जाओ, ट्रैक्टर बेचकर कुछ रुपए ले आओ। न जाने किशोर को ढूंढने में कितने दिन लग जाएंगे, फिर हमें इस फ्लैट का किराया भी तो देना है और पेट की आग बुझाने के लिए रोटी भी तो चाहिए। तब बुजुर्ग ने कुछ सोच विचार कर कहा, तुम्हारे पास किशोर की फोटो तो है ना? इस फोटो को गली सड़क बाजार में दिखाऊंगा तो शायद कोई ना कोई तो रास्ता जरूर निकल आए। अभी मैं गांव जाकर ट्रैक्टर बेचकर आता हूँ। पिंकी, कहाँ हो तुम? किशोर ने अपना बैग खूंटी पर टांगते हुए कहा। तब बाथरूम से आवाज आई, 2 मिनट रुको, मैं अभी आती हूँ। पिंकी बाथरूम से निकलकर आई। पप्पू पालने में झूल रहा था। उसके पीने का दूध उबालने के लिए रसोई में खड़ी होते हुए पिंकी बताने लगी, किराएदार आ चुके हैं, पैसे कल शाम तक देंगे। तब किशोर बोला, तुम्हें तो पहले एडवांस लेना चाहिए था। 8 से 10,000 रुपए से कम मत लेना, गुड़गांव शहर है यह, किसी पर भी नरमी मत जताना, वरना किराएदार फ्लैट भी हड़प सकते हैं। इतना कहकर किशोर टेलीविजन चलाकर पप्पू को लोरिया सुनाने लगा। पिंकी किचन में सब्जी पकाने लगी। बुजुर्ग रेलवे स्टेशन पर किसी की प्रतीक्षा कर रहा था। तभी कुछ समय बाद रेल से एक आदमी उतरा और बुजुर्ग के पास पहुंचकर बोला, नमस्ते काका, आपने जो कॉल किया था और जो बताया था मैंने वैसा ही किया, ट्रैक्टर बेच दिया और वह रकम इस थैले में है। मगर तुमने अपना ट्रैक्टर इतने कम दामों में क्यों बेच दिया काका? कुछ समझ में नहीं आया। तब बुजुर्ग कहने लगा, हरिया तू क्या जाने औलाद के बिछड़ने का दुख क्या होता है, क्या होता है। खैर मैं अपने बेटे किशोर को जल्द ही खोज लूंगा। और सुन, अगले महीने दूसरा ट्रैक्टर भी बेचकर इसी तारीख को यहाँ पर इसी जगह जरूर मिलना। बुजुर्ग शाम होने से पहले ही अपनी बुढ़िया के पास लौट आया तो पिंकी वहीं बैठी हुई थी। बुजुर्ग ने पिंकी को 5000 रुपए दे दिए और कैंटीन से दाल चावल पैक करवा कर ले आया। कल्याणी सुबह से भूखी थी। पिंकी रुपए लेकर चली गई। जाते जाते पिंकी ने कहा, कल रविवार है, कल फ्लैट में मत दिखना, सोमवार को ही आना।
फिर जब तक मन करे रहना, मेरे रिश्तेदार आएंगे, हवन होगा। अगर वह रात को रुक जाएंगे तो मैं उन्हें मना नहीं कर पाऊंगी। तभी पिंकी के नए फ्लैट पर सोनिया आ पहुंची। वाह मेरी सहेली, जब तूने कॉल करके बताया कि रविवार को तेरे फ्लैट में हवन है तो मैं बताने चली आई। मैं हवन में नहीं आ पाऊंगी, रविवार को हम गुड़गांव से बाहर जा रहे हैं। घर की नौकरानी से कहा था कि हमारे फ्लैट की रखवाली करते रहना। बस हमने इतना ही कहा था कि फ्लैट के अंदर तुम्हें बंद करके बाहर से ताला लगा देंगे, चाबी हम ले जाएंगे। तो नौकरानी भड़क गई और उसने मना कर दिया। तभी पिंकी बोली, तुम एक काम क्यों नहीं करते, हमारे किराएदारों को अपने फ्लैट में बंद करके रखो, इनका भी समय बीत जाएगा और हमारा हवन भी हो जाएगा। सोनिया ने उन बुजुर्ग वृद्धजनों से बात की तो वह मान गए, रुकने के लिए राजी हो गए। रविवार का दिन भी आ गया। सोनिया ने उन बुजुर्गों को अपने फ्लैट के अंदर बंद कर दिया और बाहर से ताला लगा दिया। इधर पिंकी ने सब रिश्तेदारों, माजी, पिताजी, भाई बहन हवन करने के लिए बुला लिए। पूरी हलवा खा पीकर शाम तक सभी लोग चले गए। किशोर ने सब रिश्तेदारों से आशीर्वाद लिया, फिर फ्लैट पर ताला लगाकर कंपनी वाले फ्लैट पर वापस पिंकी और पप्पू को लेकर पहुंचा। रात के 12 बज चुके थे। दोनों बुजुर्ग फ्लैट के अंदर फर्श पर बैठे हुए थे। बुजुर्ग ने बीड़ी निकाली तो बुढ़िया ने टोकते हुए कहा, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है, यहाँ कैमरे लगे हुए हैं, बीड़ी पीने से यहाँ के महंगे सोफे में छेद भी हो सकता है। बुजुर्ग ने कल्याणी जी की बात सुनकर बीड़ी बुझा दी, फिर पूछने लगा, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई, शहरों में जब मकान मालिक कहीं जाते हैं तो अपने फ्लैट की रखवाली के लिए अपने नौकरों को फ्लैट में बंद करके क्यों जाते हैं? शहर में इंसान को इंसान नहीं समझा जाता। तब कल्याणी जी ने कहा, तुम पगला गए हो क्या? हम यहाँ किशोर की तलाश में आए हैं और तुम यहाँ राम कहानी लेकर बैठ गए। चलो सो जाओ, सुबह तक तो ताला खुल ही जाएगा। फ्लैट के बाहर गली में सन्नाटा पसरा हुआ था। कुत्तों के भौंकने की आवाजें लगातार आ रही थीं। दो बुजुर्ग प्राणी एक कमरे में बंद, बाहर से ताला लगा हुआ। शहर में अब मोहब्बत और प्रेम का कोई स्थान नहीं था। रात के 2 बज चुके थे। कल्याणी जी बोली, मुझे तो नींद ही नहीं आ रही। इतने बड़े फ्लैट में कल्याणी जी ने करवट बदलते हुए कहा, तुम्हें याद है जब अपनी पहली संतान हुई थी, बुखार चढ़ने के कारण हम उसे लेकर कहाँ कहाँ नहीं भटके। डॉक्टर ने उसे ठीक से न देखा और उसने दम तोड़ दिया। तब तुमने मुझे बहुत तसल्ली दी थी। फिर 5 सालों तक मेरी कोई संतान न हुई और हम मंदिरों की चौखट पर अपना माथा रगड़ते रहे। शादी के 11 साल बाद जब किशोर हुआ तो डॉक्टरों ने कहा, अब इसके बाद तुम्हें कोई संतान न होगी। डॉक्टर ने तुम्हारे अंदर शारीरिक कमजोरी की कमी बताई थी। किशोर तो बचपन से ही शहर जाने की जिद करता था। बड़ा होने पर उसने अपनी कसर पूरी कर ली। इतना कहकर कल्याणी जी की आंखें भीग गईं। तब बुजुर्ग बोला, तुम रोती क्यों हो कल्याणी, अपना बेटा किशोर मिल जाएगा। बातें करते करते दोनों फ्लैट के एक कोने में लेटे लेटे कभी यादों में खो जाते, कभी अतीत में। बुजुर्ग कहने लगा, शहर की जिंदगी और शहर के लोग मुझे कुछ अजीब से लगते हैं। अगर किशोर की तलाश न करनी होती तो मैं गुड़गांव शहर कभी ना आता। तो कल्याणी जी बोली, मैं जानती हूँ तुम ऐसा क्यों कह रहे हो। हम ताले में बंद हैं। अगर भूकंप आ गया तो हम यहीं दबकर मर जाएंगे। भागने का भी कोई रास्ता नहीं है। तुम भूकंप से बहुत डरते हो ना। गांव में तो खुले मैदान, कच्चे मकान, गांव में तो ग्राउंड फ्लोर पर ही रहना होता है। शहर में 10-10 मंजिल ऊंची ऊंची बिल्डिंग है, रुपए पैसे वालों की दुनिया है, लेकिन इंसानियत अभी भी बाकी है। स्टेशन पर सोनिया मेम साहब हमें यहाँ ना लाती तो हम स्टेशन पर ही भटक रहे होते और सोनिया मेम साहब की सहेली पिंकी के पास किराए का मकान ना मिलता। अजनबियों को कौन भला किराए पर रखता है। सुबह होते ही मैं भी तुम्हारे साथ किशोर को ढूंढने चलूंगी। बातें करते करते दोनों गहरी नींद में सो गए। जब उन्हें किसी ने हिलाया तो उन्होंने आंखें खोली तो देखा सोनिया अपने पति के साथ खड़ी थी। घड़ी में सुबह के 9 बज चुके थे। सोनिया ने पूछा, मैं एक बात पूछना चाहती हूँ, क्या तुम्हारी कोई संतान नहीं है? तब कल्याणी जी ने बताया, 3 साल पहले दरअसल मेरा बेटा गुड़गांव शहर आ गया था। फिर कुछ दिन बाद ही उसका कॉल आना भी बंद हो गया। हम इंतजार करते रहे, दिन बीतने लगे, महीने बीते। फिर हमने सोचा शायद अब गांव लौट आएगा, किंतु जब हमसे इंतजार ना हो सका तो हम अपने बेटे की खोज में गुड़गांव चले आए। सोनिया ने कहा, मैं भगवान से दुआ करूंगी आप लोगों का बेटा जल्दी से मिल जाए। सामने ही बाथरूम है, आप लोग फ्रेश होकर तैयार हो जाओ।
आपके कपड़े भी मैले हो चुके हैं, आप लोग हमारे कपड़े पहन सकते हो। संकोच मत करना, तब तक मैं रसोई घर में जाकर आप लोगों के लिए नाश्ता बनाती हूँ। आप लोग पेट भर के खाना खा लेना, फिर मेरे पति आपको मेरी सहेली पिंकी के फ्लैट में छोड़कर आ जाएंगे। तब सोनिया के पति मुकुल बोले, आप लोगों का बेटा खो गया है, आप मुसीबत में हो। इस हालात में आप किराए पर रहकर अपने पैसे क्यों फूंक रहे हो? हमारे यहाँ इसी फ्लैट में रहिए, हम भी आपके बेटे को खोजने में आपकी मदद कर सकते हैं। तब कल्याणी जी बोली, हम तो पिंकी को 5,000 रुपए दे चुके हैं, इसलिए 1 महीना तो हमें वहीं रहना होगा। भगवान ने चाहा तो हमारा बेटा इसी महीने मिल जाएगा, तो हम अपने गांव लौट जाएंगे। कल्याणी जी की बात सुनकर सोनिया के पति ने कहा, ठीक है, जैसी आपकी मर्जी, मगर पिंकी के फ्लैट में बिस्तर न होगा। मैं आपको अपनी गाड़ी से बिठा कर ले चलता हूँ और आपके बिस्तर का इंतजाम कर देता हूँ। हमारे पास बहुत कपड़े हैं, कंबल, तकिया है और खाने पीने की चिंता न करना। सुबह शाम मेरी पत्नी सोनिया आपके पास खाना रोज भेजती रहेगी। कल्याणी जी और बुजुर्ग ने नहा धोकर सोनिया के कपड़े पहन लिए और नाश्ते के बाद सोनिया का पति मुकुल उन्हें गाड़ी में बैठाकर उनके फ्लैट पर ले आया। ताला लटका हुआ था, तभी सोनिया का फोन आया। सुनो जी, मेरे पास पिंकी का फोन आया था, उसने बताया था इस फ्लैट की चाबी बालकनी के साथ में तुलसी के गमले के नीचे रखी हुई है। सोनिया के पति ने चाबी तुलसी के गमले के नीचे से निकाली, ताला खोला और फ्लैट में घुसते ही बिखरी गंदगी को देखकर कहने लगा, कल यहाँ हवन हुआ था, चारों तरफ कितनी गंदगी है। मैं अपना नौकर भेजकर यहाँ सफाई करवा देता हूँ। अभी मैं ऑफिस के लिए जा रहा हूँ, शाम को मिलता हूँ। हाँ, अपने बेटे की फोटो भी दे दो, शायद रास्ते में दिखाई पड़ जाए तो सूचना दे दूंगा। कल्याणी जी ने बालकनी के पास रखे एक थैले में से एक फोटो निकालकर सोनिया के पति मुकुल को पकड़ाते हुए कहा, यही मेरा बेटा है। फोटो हाथ में रखते ही जब फोटो देखी तो उसे 3 साल पहले की शाम याद आ गई, जब वह अपनी पत्नी सोनिया की सहेली पिंकी की कोर्ट मैरिज की शादी में शामिल होने के लिए कोर्ट पहुंचा था। सोनिया का पति तुरंत फोटो लेकर गाड़ी से वापस अपने घर आया और सोनिया को फोटो दिखाते हुए बोला, यह तो पिंकी का घर वाला लगता है, क्या मैं धोखा तो नहीं खा रहा हूँ? तब सोनिया ने भी फोटो को देखकर कहा, शक्ल तो किशोर जैसी ही है, मगर किशोर तो अनाथ है। मुझे पिंकी ने बताया था, तुम गलत फोटो तो नहीं ले आए? तब सोनिया का पति बोला, उन बुजुर्गों ने यही फोटो पकड़ाई है और कहा था इसका नाम किशोर है, 3 सालों से गांव लौटा तक नहीं है। सोनिया ने तुरंत पिंकी को कॉल करके अपने फ्लैट पर बुलवाया। तब पिंकी बोली, ऐसी क्या खास बात है, तुम फोन पर भी बता सकती थी ना। तब सोनिया ने कहा, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है, तुम मेरे फ्लैट पर ही चली आओ। किशोर तो कंपनी चला गया होगा। हाँ, वो तो ड्यूटी निकल गया है। पिंकी ने पप्पू को गोद में लिया, फ्लैट पर ताला मारकर सोनिया के फ्लैट पर आ पहुंची। सोनिया ने कहा, पिंकी तुम्हें एक बात बतानी है, पहले बैठो और अपना दिल थाम लो। तुम्हारे पति किशोर ने तुमसे एक बात छुपाई है, किशोर अनाथ नहीं है। सोनिया ने सारी बात बता दी। पिंकी ने कहा, मैं क्या करूं? तब सोनिया ने कहा, तूने एक नालायक बेटी से शादी करके खुद को बर्बाद कर लिया है। जो अपने माता पिता का ना हो सका वह भला तेरा कैसे होगा? तो इस समय अपने सास ससुर के पास जा, उनका आशीर्वाद ले, उनकी देखभाल कर। मगर किशोर को इस बात की जानकारी नहीं होनी चाहिए कि उसके माता पिता उसे ढूंढते ढूंढते यहाँ गुड़गांव शहर आ पहुंचे हैं और तुम्हारे ही घर पर किराएदार बनकर रह रहे हैं। किशोर से तो हम बाद में निपट लेंगे। किशोर ने जिस तरह बूढ़े माँ बाप का दिल दुखाया है, उसी तरह किशोर को भी कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। पिंकी अपने 2 वर्ष के बेटे को लेकर तुरंत अपने नए फ्लैट पर पहुंची तो दोनों वृद्धजन ताला लगाकर सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे। तो पिंकी ने रोका, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? तो उन्होंने बताया, हम जिस काम के लिए यहाँ आए थे उसे पूरा करना है। तब पिंकी ने ताला खोलते हुए कहा, आप लोग इस फ्लैट में आराम करो, इतने बड़े गुड़गांव शहर में कहाँ कहाँ भटकोगे, हम तलाश करेंगे, आप लोग आराम कीजिए। इतना कहकर पिंकी तुरंत कंपनी वाले फ्लैट में कुछ मजदूरों के साथ लेकर पहुंची और उन मजदूरों से कहा, यह डबल बेड हमारे नए फ्लैट पर पहुंचाना है, गद्दे कंबल और चादर समेत। शाम हुई तो किशोर घर आया, देखा तो डबल बेड नहीं है। वह कुर्सी पर बैठकर बोला, पिंकी अपना डबल बेड कहाँ है? तब पिंकी बोली, उसमें दीमक लग गए थे, इसलिए मैंने उसे एक कबाड़ी को बेच दिया है। यह बात सुनकर फिर किशोर खाना खाने लगा। टेलीविजन में विज्ञापन आ रहा था, कल भारत और ऑस्ट्रेलिया का मैच है। किशोर खुश होते हुए बोला, कल मैं दफ्तर से आने के बाद मैच देखूंगा। उस रात किशोर खाना खा पी कर सो गया। अगले दिन किशोर घर आया तो सामने दीवार पर टेलीविजन नहीं था। तब पिंकी ने कहा, दीवार पे से अचानक कील ढीली हो गई थी और टेलीविजन नीचे फर्श पर गिरकर टूट गया।
मैंने साफ करके कूड़े वाली गाड़ी में फेंक दिया। कांच ही कांच फैल गया था। सारा दिन सफाई ही करती रही। किशोर कहने लगा, मुझे मैच देखना था, मैं क्या करूं? रात होने पर किशोर के लिए फर्श पर बिस्तर लगा दिया गया। किशोर ने कहा, कुछ रुपए इकट्ठे करके हमें नया बेड और टेलीविजन लेना पड़ेगा। अगले दिन किशोर दफ्तर से घर आया। घर की सारी कुर्सियां गायब थी। किशोर ने कहा, घर की कुर्सियां कहाँ हैं? तब पिंकी ने बताया, तुमने इतनी घटिया कुर्सी खरीदी थी, उनमें भी खटमल लग गए, दीमक भरे हुए थे, सब कूड़े में फेंक दी। किशोर उस रात चुपचाप सो गया, मगर उसे नींद नहीं आ रही थी। वह पिंकी के पास आकर बोला, चक्कर क्या है? 3 दिनों से तुम बिस्तर अलग लगा रही हो। तब पिंकी ने कहा, पप्पू को सारा दिन संभालना होता है और घर का काम भी अधिक होता है। रात को ही थोड़ा बहुत आराम मिलता है। मुझे नींद आ रही है, तुम भी सो जाओ। बढ़ती जनसंख्या के दौर में अपना एक ही बेटा काफी है। किशोर दफ्तर का थका हारा था, उसे भी नींद आ गई। सुबह किशोर की आंख खुली तो पिंकी किचन में खाना बना रही थी। किशोर दबे पांव से पीछे से आकर पिंकी से बोला, तुम क्या कर रही हो? तभी किशोर की नजर रोटियों पर पड़ी। पिंकी, हम दोनों घर में तो केवल 2 ही लोग हैं। पप्पू तो दूध पीता है, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे तुम 4 लोगों का खाना बना रही हूँ। तब पिंकी बोली, मैंने डॉक्टर से अपनी भूख बढ़ाने की दवा ली है, तुम्हें कोई एतराज? तब किशोर बोला, ठीक है, तुम दिन भर खाती रहो, मुझे क्या, मगर आज सब्जी में क्या बनाया है? तब पिंकी बोली, तुम नहा धोकर आ जाओ, तब तक मैं बैंगन की सब्जी बना देती हूँ। मंडी में मुझे बैंगन ही मिले तो खरीद लाई। किशोर बोला, तुम जानती हो ना मुझे बैंगन नहीं अच्छे लगते, फिर भी बैंगन बना रही हूँ। तो पिंकी मुस्कुराते हुए बोली, अब तो बन गए, आज यही सब्जी दफ्तर में भी ले जाना। किशोर के दफ्तर जाने के बाद पिंकी ने तुरंत मटर पनीर की सब्जी बनाई। रोटी में देसी घी लगाकर एक टिफिन में डालकर रोज की तरह पप्पू को गोद में लिया अपने नए फ्लैट में चली गई। फ्लैट में सामने दीवार पर टेलीविजन लगा हुआ था। डबल बेड पर दोनों बुजुर्ग बैठे थे। पिंकी ने पप्पू को बेड पर बिठा दिया और उनके पैर छूने लगे तो कल्याणी जी बोली, 3 दिनों से तुम हमारे पैर छू रही हो और हमारे लिए रोज सुबह शाम खाना भी लाती हो, आखिर हमारी इतनी सेवा क्यों? हम तो तुम्हारे किराएदार हैं। तब पिंकी बोली, जब से आप लोग हमारे घर पर आए हो पप्पू के पापा की सरकारी जॉब लग गई है, वे तो हमारे पास पैसों की कोई कमी नहीं है, इसलिए अब मैं आप लोगों से किराया भी नहीं लूंगी। कल हम लोग पिकनिक गए थे, आज भी कोई नई जगह घूमने चलते हैं। गुड़गांव का कोना कोना मैं आप लोगों को घुमाती हूँ। घर में अकेली रहती हूँ, बोर हो जाती हूँ। अब आप लोगों का साथ रहेगा तो मेरा समय भी कट जाएगा। आपका बेटा मिल गया है, लेकिन वह अभी भारत में नहीं है, इंग्लैंड गया है। 1 महीने बाद ही लौटेगा। जब तक आप लोग यहाँ आराम से रहिए। इतने में सोनिया भी आ गई। नमस्ते माँ जी। नमस्ते। नमस्ते बाबूजी। आज ही मेरी किशोर से बात हुई थी, इंग्लैंड से 1 महीने बाद ही लौट रहा है। सोनिया ने पिंकी को इशारे से समझाया तो पिंकी समझ गई। अब आगे का क्या प्लान है? सोनिया बोली, मेरे बच्चे बड़े हैं, स्कूल सुबह ही चले जाते हैं, दोपहर तक आते हैं, इसलिए मैं दोपहर के 1 बजे तक ही यहाँ रह पाऊंगी, लेकिन मैं आती रहूंगी। सोनिया ने पिंकी को समझा दिया। आज शाम तुम्हें किशोर के साथ क्या करना है, ठीक है? यह बात किसी को पता नहीं लगनी चाहिए। शाम होने पर किशोर अपनी कंपनी के बने फ्लैट पर आ गया तो वहां ताला लगा हुआ था। तभी किशोर का मोबाइल बजा। पिंकी ने बताया, आज मैं अपने मायके आई हुई हूँ, अर्जेंट आना पड़ा, कल सुबह तक आ जाऊंगी, दरवाजा खुला हुआ है, थोड़ा धक्का दोगे तो दरवाजा खुल जाएगा और मुझे डिस्टर्ब मत करना, हमारे यहाँ पड़ोस में कोई मर गया है। चीख पुकारे मची हुई हैं। अलमारी से कुछ पैसे मैं लेकर आ गई हूँ, अभी फोन रखती हूँ। किशोर फ्लैट में अपने दफ्तर के कपड़े उतार कर बाथरूम में चला गया तो नहाने का साबुन नहीं मिला। फिर किशोर बिना साबुन के ही नहा लिया। फ्रिज खोला तो दूध भी नहीं था कि वह चाय बना ले। रसोई घर में बैंगन की सब्जी रखी थी जो शाम तक महक चुकी थी। नाक सिकोड़ते हुए किशोर को याद आया, जब वह छोटा था तब अपनी अम्मा पर चीखता था, माँ तुमने बैंगन की सब्जी फिर बना दी, मेरे लिए कोई नई सब्जी बनाओ। मेरी जिद के आगे माँ मेरे लिए नई सब्जी फिर से बनाने बैठ जाती थी। कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मैंने पिंकी के साथ शादी करके ठीक किया या गलत। एक एक पैसा इकट्ठा करके टेलीविजन खरीदा था, उसने टेलीविजन तोड़ दिया, पलंग और कुर्सियां भी कूड़े में फेंक दी। कुछ दिनों से उसका मूड ठीक नहीं है, मगर बात तो अच्छे से करती है ना, अच्छे परिवार की है। अब तो बैंगन ही खाने पड़ेंगे। माँ जी लो पकोड़े खाओ, हरी सब्जी के साथ, अभी ऑर्डर करके मंगवाए हैं। आज मेरे पति दफ्तर से घर नहीं आएंगे, उनकी ज़रूरी मीटिंग है, मैं वहाँ अकेली फ्लैट में कैसे सो पाऊंगी, मुझे डर लगता है।
इसलिए आज रात मैं यहीं पप्पू को लेकर सो जाऊंगी। क्यों नहीं बेटी, हम तो किराएदार हैं और तुम इस घर की मालकिन हो, कल्याणी जी ने पप्पू को गोद में खिलाते हुए कहा। पिंकी ने फिर टोकते हुए कहा, देखो आप लोग खुद को किराएदार कहते हो तो मुझे बहुत बुरा लगता है। तभी दरवाजे की घंटी बजी तो कुछ लोग एक नया फ्रिज लेकर आते दिखे। दरवाजा खुला ही था। नमस्ते मेम साहब, आपने फ्रिज ऑर्डर किया था? पता इसी फ्लैट का लिखवाया था। फ्रिज कहाँ रखना है? पिंकी ने किचन के पास इशारा करते हुए उन मजदूरों से कहा। वे फ्रिज चालू करके चले गए। पिंकी ने पप्पू के दादा दादी को बताया कि गर्मी के दिन ठंडा पानी और फल सब्जियां रखने के लिए फ्रिज उपयोगी वस्तु है। पिंकी ने मोबाइल से ऑर्डर पर फल, बोतलों और सब्जियां मंगवाई। पिंकी घर के कामों में जुट गई। साफ सफाई और किचन तैयार किया। बाजार के 3-4 चक्कर लगाकर नमक, तेल, चीनी, मसाले, जरूरत की सभी चीजें खरीद कर ले आई। रात 10 बजे पिंकी पप्पू के दादा दादी को बाहर मार्केट में घुमाने ले गई। वहां उनकी शॉपिंग में कपड़े दिलवाए। तब कल्याणी जी बोली, हम तो समझते थे शहर के लोग बहुत बुरे होते हैं, मगर तुम तो हमारी सेवा ऐसे कर रही हो जैसे हम तुम्हारे माँ बाप हैं। उनकी बातें सुनकर पिंकी की आंख से पानी की एक बूंद टपक पड़ी। चाहकर भी वह बता न पाई थी कि आप लोग मेरे सास ससुर हैं और पप्पू आपका पोता और मैं अभागिन आपकी बहू हूँ। मगर सोनिया ने अभी कुछ भी बताने से मना किया था। सोनिया के पति वकील हैं, वो लोगों को न्याय दिलाते हैं। इन बूढ़े लोगों को भी न्याय दिलवा कर ही रहेंगे। क्या सोच रही हो बेटी? कल्याणी जी ने आइसक्रीम खाते हुए कहा। कुछ नहीं, चलो आज आपको चाउमीन और मोमोज खिलाती हूँ। गुड़गांव वाले इन चीज़ों को बड़े शौक से खाते हैं। वो देखो सड़क के किनारे कितनी छोटी बड़ी दुकानों पर भीड़ लगी हुई है। ग्राहक कैसे अपना अपना पसंद का खाना खा रहे हैं। चाउमीन, मोमोज खाने के बाद पिंकी उन्हें लेकर फ्लैट में लौट गई। सामने टेलीविजन चल रहा था। पप्पू अब तक सो चुका था। पप्पू के दादा दादी पिंकी से बोले, हमें अपने बेटे की चिंता हो रही है। एक बार उससे बात हो जाती तो दिल को तसल्ली मिल जाती। तब पिंकी ने कहा, आप लोग चिंता मत कीजिए, 1 महीने की ही तो बात है। मुझ पर विश्वास रखिए। विश्वास तो है बेटी, मगर को छोड़िए, रात हो गई है, आराम कीजिए। पिंकी थोड़ा सा मुस्कुराई। इधर फ्लैट में किशोर रात को करवट बदल बदल कर बेचैन हो रहा था। बैंगन की सब्जी खाने के बाद पेट में दर्द भी होने लगा था और आज नहाने के लिए साबुन भी नहीं था तो शरीर से भी बदबू आने लगी थी। अलमारी में पिंकी ने 1 रुपया भी नहीं छोड़ा था, वरना होटल से ही खाना मंगवा लेता। लेटे लेटे किशोर को नींद नहीं आ रही थी। किशोर ने पिंकी के मायके में कॉल करके पूछा। तब उन्होंने बताया कि पिंकी तो यहाँ नहीं है। किशोर को महसूस होने लगा, शायद पिंकी मुझे धोखा दे रही है। लगता है पिंकी की जिंदगी में कोई और आ चुका है। मैं पिंकी के साथ एक दिन भी नहीं रहूंगा। मैं शहर चला आया था कि अपनी जिंदगी अच्छे से बिता पाऊं, मगर मुझे एक धोखेबाज पत्नी मिली। क्या नहीं दिया मैंने उसे? गहने, कपड़े, फ्लैट। पिंकी को तलाक देने के बाद मैं अपने गाँव वापस लौट जाऊंगा। मेरे बूढ़े माँ बाप न जाने किस हाल में होंगे। किसी ने सच कहा है, जिन बच्चों ने अपने माता पिता की सेवा नहीं की वह कभी खुश नहीं रह सकता। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अगले दिन सुबह किशोर तुरंत कोर्ट पहुंचा और तलाक के कागज एक वकील से बनवा लिए। दोपहर को किशोर घर आया तो पिंकी किचन में ही दूध उबाल रही थी। किशोर ने पेपर पिंकी को दिखाते हुए कहा, कल रात तुम कहाँ थी? यह बात सुनकर पिंकी ने कहा, मैं तो मायके गई थी। किशोर ने कहा, मैंने तुम्हारे मायके में फ़ोन किया था मगर तुम वहाँ पर नहीं थी। तुम जैसी घटिया पत्नी के साथ मैं एक दिन भी नहीं रहना चाहता। पिंकी ने कागज़ पर साइन कर दिए और किशोर उन कागज़ को लेकर कोर्ट में जमा करवाने के लिए निकल पड़ा। किशोर के जाने के बाद पिंकी ने सारी बात अपनी सहेली सोनिया को कॉल पर बता दी। तब सोनिया ने कहा, मुझे लगता है अब किशोर के दिल में अपने माता पिता के प्रति प्रेम जाग उठा है। वे अपने गांव अवश्य जाएगा अपने बूढ़े माता पिता से मिलने के लिए। मैं किशोर को कोर्ट जाने से पहले ही उसे रास्ते में रोक लेती हूँ। सोनिया अपने पति मुकुल के साथ गाड़ी में बैठकर कोर्ट की तरफ चल पड़ी। कोर्ट के बाहर ही किशोर खड़ा मिल गया। किशोर ने बताया, अब मैं अपनी पत्नी पिंकी के साथ नहीं रह सकता। उसने तलाक पेपर पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। मैं ये कागज कोर्ट में जमा करवाने जा रहा हूँ। तब सोनिया और मुकुल जोर जोर से हंसने लगे। वे दोनों एक साथ कहने लगे, पिंकी बहुत बुरी लड़की है, उसे तलाक जरूर देना चाहिए, मगर अभी नहीं। तुम हमारे साथ चलो अपने नए फ्लैट पर और एक बार अपने किराएदारों से मिल लो।
फिर फैसला लेना, पिंकी से तलाक लेना है या नहीं। किशोर कुछ समझ नहीं पा रहा था बातों को, लेकिन सोनिया की जिद के आगे किशोर गाड़ी में बैठ गया। मुकुल गाड़ी चलाकर किशोर के नए फ्लैट पर वापस ले गया। किशोर जब अपने नए फ्लैट के अंदर पहुंचा तो वही डबल बेड, वही पुराना टेलीविजन। किशोर ने जब देखा कि उसके बूढ़े माँ बाप पलंग पर बैठकर आराम से टीवी देख रहे हैं, तब सोनिया ने कहा, अपने नए किराएदारों से मिले। पिंकी भी पप्पू को लिए वहीं पर बैठी हुई थी। किशोर के माता पिता के सामने थाली में मटर पनीर की सब्जी, खीरे ककड़ी की सलाद और देसी घी की रोटियां रखी हुई थी। पप्पू अपनी दादी के गोद में खेल रहा था। किशोर ने 3 सालों के बाद जब अपने माता पिता को देखा तो अपने आंसू रोक ना सका। पप्पू की दादी ने जब किशोर को देखा तो कहा, अरे तो इंग्लैंड से आ गया, तुझे तो 1 महीने बाद आना था। तब सोनिया ने सब कुछ समझा दिया किशोर को कि तुम्हें सही रास्ते पर लाने के लिए हम तुम्हारे साथ नाटक कर रहे थे। वृद्धजनों को जब पता चला कि इस घर की मालकिन ही उनकी बहू है और पप्पू हमारा पोता है, मैं पप्पू की दादी हूँ। पप्पू की दादी ने किशोर को बताया, कल बहू हमारे साथ ही थी, रात को यहीं पर सुबह शाम का खाना बनाकर रोज दिन भर यहीं रहती थी। किशोर ने पिंकी से क्षमा मांगी और तलाक के पेपर्स फाड़ दिए और साथ ही अपने माता पिता से भी पैरों में गिरकर किशोर ने माफी मांगी और यह वादा किया कि भविष्य में ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अब हम सब लोग साथ में ही मिलकर रहेंगे।